तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग हर साल आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स की परिभाषा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकी को डिफाइन कीजिए, इस तरह से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और जीवों की विभिन्नता यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। उसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। सरल शब्दों में अगर कहें तो अनुवांशिकता का अर्थ है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी माता पिता से संतान में पहुंचना अनुवांशिकता का अर्थ है। और विभिन्नता का अर्थ होता है कि विभिन्नता का अर्थ है एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर, यानी एक ही जाति के जीवों के बीच जो अंतर पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं विभिन्नता। यह शाखा इस बात का अध्ययन करती है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं और क्यों संतानें पूरी तरह से अपने माता पिता के समान नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ अंतर यानी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है अनुवांशिकी का इतिहास और विकास क्रम समझिए। इस क्वेश्चन से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अनुवांशिकी का इतिहास और विकास क्रम कई चरणों में हुआ जिसकी नींव ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिसकी नींव ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों से पड़ी और आधुनिक समय में यह आणविक स्तर पर जीनोम अनुक्रमण तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले इसमें मेंडल से पहले का काल यानी प्री मेंडेलियन एरा। आनुवंशिकता के बारे में प्राचीन काल से ही अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। लोग मानते थे कि संतानों में माता पिता के लक्षणों का मिश्रण होता है। इसे ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता था, जो कि गलत साबित हुआ। अगला है मेंडेलियन आनुवंशिकी यानी शास्त्रीय काल। आनुवंशिकी का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ शुरू हुआ। जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कार्य उन्होंने 1856 से 1863 तक मटर के पौधों यानी मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम, जिन्होंने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण यानी क्रॉस के प्रयोग किए। योगदान क्या था इनका, तो इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वंशागति के नियम यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तावित किए। जो मेंडल के 3 नियम थे जो आपको अभी आगे चलकर हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका पहला नियम था प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा नियम था इसका स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको आगे चलकर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरी। कार्य यानी मेंडल ने वंशागति की इकाइयों को कार्य फैक्टर्स कहा, जिन्हें बाद में जीन नाम दिया गया। अगला पॉइंट है इसमें पुनर्खोज और शास्त्रीय अनुवांशिकी का विकास। अर्ली 20th सेंचुरी यानी मेंडल के काम को उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों, जिसमें से पहले थे ह्यूगे डी ब्रीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक शेरमैक, ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। अनुवांशिकी शब्द सन 1905 में डब्ल्यू वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, टी.एच. मॉर्गन और अन्य वैज्ञानिकों ने यह स्थापित किया कि मेंडल के कारक जीन वास्तव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। इस खोज ने अनुवांशिकता को कोशिका स्तर पर समझाना शुरू किया। अगला पॉइंट था इसमें आणविक अनुवांशिकी का युग यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। 20वीं सदी के मध्य में अनुवांशिकी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी विकास हुआ, जिसने इसे आणविक यानी मॉलिक्यूलर स्तर पर ला दिया। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसकी मदद से आप इसकी पूरी हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। वर्ष यहाँ इसके वर्ष दिए गए हैं और यहाँ महत्वपूर्ण खोज और ये वैज्ञानिक घटना। तो सन 1944 में
आणविक आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए की पहचान की गई थी। और वैज्ञानिक घटना क्या थी, तो ओसवाल्ड एवरी और सहकर्मी। अगला 1953 में डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की गई थी। यानी सन 1953 में डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसकी खोज की गई थी। इसकी खोज की थी जेम्सन वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इस खोज ने जीन के कार्य और प्रकृति की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के रहस्य को सुलझाया। फिर 1961 में आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की खोज हुई, जिसे मार्शल निरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने खोजा था। फिर आया 1970 का दशक, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का विकास हुआ। यानी 1970 के दशक में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का विकास हुआ, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का आविष्कार हुआ। अगला है इसमें आधुनिक आनुवांशिकी। फिर आया आधुनिक आनुवांशिकी यानी पोस्ट जीनोमिक एरा। आणविक आनुवांशिकी की सफलता ने विज्ञान के नए और व्यापक क्षेत्रों को जन्म दिया। जीनोमिक्स यह जीवों के संपूर्ण जीनोम के अध्ययन से संबंधित है। मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 के दशक में शुरू हुई और 2003 में पूरी हुई। इसने मनुष्य के सभी जीनों को अनुक्रमित यानी सीक्वेंसिंग किया, जिससे आनुवंशिकी का भविष्य पूरी तरह बदल गया। फिर आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान का उपयोग। अगला पॉइंट है इसमें CRISPR-Cas9 21वीं सदी में विकसित हुई जीन एडिटिंग तकनीक, जिसने आनुवंशिक बीमारियों के इलाज और जीवों में सुधार की असीमित संभावनाएं खोल दी हैं। आनुवंशिकी विज्ञान मेंडल के मटर के पौधों के सरल क्रॉस से लेकर जटिल जीन एडिटिंग और जीनोम अनुक्रमण तक एक गतिशील और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक और गणितीय आधार पर यह समझाया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। उनका कार्य आनुवंशिकता को समझाने की नींव बना, भले ही उनके काम को उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली। मेंडल के जनक कहलाने के प्रमुख कारण यानी मेंडल के जनक कहलाने के प्रमुख कारण क्या क्या थे, वो यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। मेंडल का मुख्य योगदान यह स्थापित करना था कि आनुवंशिक गुण मिश्रण यानी ब्लेंडिंग के बजाय अलग अलग इकाइयों के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। वंशागति के मूलभूत नियमों की खोज, यानी मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उन नियमों को यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इन 3 नियमों को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। मेंडल ने मटर के पौधों यानी पाइसम सटाइवम पर 7 वर्षों तक यानी 1856 से 1863 तक सावधानी पूर्वक प्रयोग किए और वंशागति के 3 मूलभूत नियम दिए, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अंदर उन्होंने समझाया कि कुछ लक्षण प्रभावी डोमिनेंट होते हैं और कुछ अप्रभावी रिसेसिव होते हैं। जब ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। ये इनका पहला नियम था, जो कि जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा था इनका पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इस नियम में उन्होंने बताया कि युग्मक यानी गैमेट बनते समय प्रत्येक लक्षण के 2 कारक, जिसे हम आज के समय में जीन कहते हैं, एक दूसरे के अलग यानी पृथक हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग यानी पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है। तीसरा नियम था इनका स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह नियम यह बताता है कि विभिन्न लक्षणों के कारक युग्मकों में स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। ये इनका स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम था। यहाँ पर ये शॉर्ट में बताए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट में। बाकी आगे आने वाली वीडियोज में पूरी तरह विस्तार से हम इन नियमों को पढ़ेंगे। अगला था इनका कारक यानी फैक्टर की अवधारणा। मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाइयों को कारक यानी फैक्टर्स नाम दिया और उन्होंने पहली बार यह वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया कि आनुवंशिक गुण संतति में भौतिक कणों यानी इन कारकों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी में इन कारकों को ही जीन कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें वैज्ञानिक और सांख्यिकीय पद्धति। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे
जिन्होंने जीव विज्ञान के प्रयोगों में गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया, यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का उपयोग किया था। उन्होंने अपने परिणामों का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखा और उन पर गणितीय अनुपात लागू किए, जिससे उनकी भविष्यवाणियां सटीक हुई और उनके निष्कर्ष सार्वभौमिक रूप से लागू हो सके। अगला पॉइंट इसमें आधुनिक आनुवंशिकी की नींव, यानी मेंडेलियन नियम आज भी आनुवंशिकी के अध्ययन का आधार है। यानी हम जब भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेंडल के नियमों को ही पढ़ते हैं। उनके कार्य में आनुवंशिक विज्ञान को एक काल्पनिक विषय से निकाल कर एक निश्चित और पूर्व अनुमानित विज्ञान यानी प्रिडिक्टिव साइंस में बदल दिया। डीएनए, क्रोमोसोम और जीन की खोज बाद में हुई, लेकिन ये सभी खोजें मेंडल के सिद्धांतों की ही आधुनिक पुष्टि थी। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल के प्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो मेंडल के प्रयोगों का वर्णन क्या क्या था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए मटर के पौधों यानी पाइसम सैटिवम पर 7 वर्षों 1856 से 1863 तक सावधानीपूर्वक संकरण यानी क्रॉस के प्रयोग किए। उनके प्रयोगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला था एक संकर संकरण और दूसरा था द्विसंकर संकरण। मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि इसका पहला पॉइंट भी है। तो मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, तो यहाँ नीचे इसका आंसर है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित कारणों से किया था। इसका पहला पॉइंट है विपर्यासी लक्षण यानी विपरीत लक्षण, जिसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी कहते हैं। मटर में 7 जोड़ी स्पष्ट विपरीत लक्षण मौजूद थे, जैसे लंबा या बौना, पीला बीज और हरा बीज, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। इस तरह के मटर के पौधों में 7 स्पष्ट विपरीत लक्षण मौजूद थे, इसलिए भी मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। अगला पॉइंट है इसमें कम जीवन चक्र यानी शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी मटर का जो जीवन चक्र होता है वो कम होता है। मटर एक वार्षिक पौधा है जिसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया अपने प्रयोगों के लिए। अगला इसमें पॉइंट नंबर 3 है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, यानी मटर की जो फसल होती है वो एक सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं और स्वाभाविक रूप से स्वपरागण करते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जिससे शुद्ध नस्ल यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आसानी से प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट इसमें कृत्रिम संकरण की सुगमता, यानी मटर के पौधों में कृत्रिम रूप से पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान था। यानी मटर के पौधे में अगर हम चाहें तो कृत्रिम रूप से क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करा सकते हैं, जिससे मेंडल अपनी इच्छा के अनुसार संकरण प्रयोग कर सकते थे। इन वजहों से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। अब इसमें अगला है कि एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो यह वह संकरण है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण यानी वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसका प्रयोग का चरण दर चरण वर्णन देख लेते हैं। मेंडल ने पौधे की ऊंचाई जैसे लंबा या बौना जैसे एक लक्षण को चुना। इसमें पहला है जनक पीढ़ी। मेंडल ने शुद्ध लंबे यानी दोनों कैपिटल टी डबल कैपिटल टी का संकरण शुद्ध बौने यानी डबल स्मॉल टी से कराया। यानी मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया। तो इसमें प्रथम संतानी पीढ़ी में यानी एप्पल पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, चाहे उनका आनुवंशिक संगठन विषम युग्मजीव यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल ही क्यों ना हो। यानी मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का जो संकरण कराया तो उसमें एप्पल पीढ़ी में विषम युग्मजीव यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे थे। इसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, यानी एक कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रभावी जो लक्षण था वो लंबापन ही था। इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे प्रभाविता का नियम स्थापित हुआ है, जैसे लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था। द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों यानी जो F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी में फिर से स्वपरागण कराया,
फिर F2 पीढ़ी में उन्हें लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए। यानी मेंडल ने जो पहली बार जो उनका क्रॉस कराया था शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का, उससे जो प्राप्त संतान प्राप्त हुई थी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर उसका स्वपरागण कराया। फिर F2 पीढ़ी में उन्हें लंबे और बौने दो तरह के पौधे प्राप्त हुए, जिसका लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप अनुपात था 3 लंबे और 1 बौने, यानी 3:1। और जीनोटाइप उसका अनुपात था 1 शुद्ध लंबा, यानी एक जो पौधा प्राप्त हुआ था वो शुद्ध लंबा, यानी दोनों कैपिटल टी और 2 संकर लंबे, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और एक शुद्ध बौना, यानी दोनों स्मॉल टी। ये इसका जीनोटाइप का अनुपात था। इसमें निष्कर्ष में है F1 पीढ़ी में छुपा हुआ बौनापन का लक्षण F2 पीढ़ी में फिर से प्रकट हुआ। इस आधार पर पृथक्करण का नियम स्थापित हुआ, जिसमें बताया गया कि कारक जीन युग्मक निर्माण के दौरान ही अलग हो जाते हैं। अब आता है इसमें द्विसंकरण संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? यह वह संकरण है जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसका प्रयोग का चरण दर चरण वर्णन देख लेते हैं। मेंडल ने दो लक्षणों को चुना, एक बीज का रंग पीला या हरा और दूसरा बीज का आकार यानी गोल या झुर्रीदार। जनक पीढ़ी, मेंडल ने गोल और पीले बीज वाले पौधे यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई का संकरण झुर्रीदार और हरे बीज वाले यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराया। तो इसमें प्रथम संतान पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? तो F1 पीढ़ी में सभी प्राप्त पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। इसका जीन प्रारूप था एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। इसमें निष्कर्ष में क्या प्राप्त हुआ? तो यह पुनः प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। गोल और पीला दोनों प्रभावी लक्षण हैं। फिर द्वितीय संतान पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ? तो F1 पीढ़ी के पौधों जो F1 पीढ़ी के पौधे थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में फिर से मेंडल ने स्वपरागण कराया। फिर F2 पीढ़ी में चारों लक्षण का मिश्रण प्राप्त हुआ, एक गोल पीला, एक गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, चारों प्रकार के लक्षण के मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसका लक्षण प्रारूप कुछ इस तरह से था। यानी फिनोटाइप का अनुपात था 9:3:3:1। यह अनुपात द्विसंकर संकरण का विशिष्ट परिणाम है। निष्कर्ष, विभिन्न लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इस आधार पर स्वतंत्र अभिवहन के नियम स्थापित हुए, यानी इसी आधार पर स्वतंत्र अभिवहन नियम का स्थापित हुआ। यानी गोल आकार का लक्षण पीले रंग के लक्षण के साथ बंधा हुआ नहीं है, बल्कि दोनों स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। मेंडल के इन प्रयोगों में ने ही अनुवांशिकी के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।